जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए कंप्यूटर के 1000 सीरीज में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 2 की बात करेंगे। कंप्यूटर के 1000 प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने सीरीज का स्टार्ट किया है। इसमें से आज हम लोग दूसरा सीरीज बात कर रहे हैं। प्रत्येक सीरीज में यानी प्रत्येक क्लास में जो एक प्रैक्टिस सेट होता है वो 100 प्रश्नों का होता है। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ना। तो इसमें से हम लोग 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में प्रश्नों के साथ साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आते हैं पहले सवाल पे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही इसमें हम लोग जो वो लाइव क्लास लेकर के आपके बीच में आने वाले हैं। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता की अगर बात करें, है ना, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता जो वो है कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषताओं में से शामिल है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अति छोटे और अति तीव्र होते हैं, यानी पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो पहले के अपेक्षा काफ़ी छोटा और पहले जो स्लो होता था उसके अपेक्षा अभी जो वो काफ़ी तीव्र होता है। यही है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। जैसे IBM नोटबुक, पेंटियम PC, ये सुपर कंप्यूटर जो वो पांचवी पीढ़ी के ही कंप्यूटर हैं। साथ ही साथ आपको याद रखेंगे कि ULSI, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट आदि का विकास जो हुआ है वो पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही हुआ है। तो ये सारे फैक्टरों को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी। तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा है जिसमें से स्टोरेज सुविधा थी। तो याद रखिएगा प्रथम कंप्यूटर SDEC था। कौन था? SDEC था, है ना। SDEC पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज सुविधा था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग जो वो किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्यतः बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो वो किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से इसकी शुरुआत जो वो होती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो मशीनी भाषा, बाइनरी और स्टोर प्रोग्राम था। जबकि द्वितीय पीढ़ी में आता है हाई लेवल असेंबली भाषा यानी हाई लेवल जो वो असेंबली लैंग्वेज, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आने वाले सॉफ्टवेयर थे। तृतीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। चौथी पीढ़ी में जबकि GUI, यूनिक और भाषा आदि आता है। जबकि वहीं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सभी चीज़ें जो वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के समय में आता है। तो इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय पीढ़ी में जो वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो वो किस पीढ़ी से कंप्यूटरों से शुरू हुआ। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो वो इसी पीढ़ी से शुरुआत होता है, तीसरी पीढ़ी से। अगला सवाल है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक से अधिक प्रोग्रामिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ताओं जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, है ना, इंटरएक्टिव जो वो मोड पर कार्य करते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। एक हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जाता है। जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें एक साथ कई उपयोगकर्ताओं, है ना, जिन्हें टर्मिनल भी कहा जाता है, उसको जो वो इंटरएक्टिव मोड पर कार्य करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का दरअसल उपयोग जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक, रेलवे, आरक्षण अनुसंधान, अंतरिक्ष, जैसे आपका अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, ये आदि क्षेत्रों में जो वो इसका उपयोग जो वो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि बेसिक भाषा में वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं।
बेसिक भाषा में वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंकिक और स्ट्रॉन्ग। बेसिक भाषा में वेरिएबल जो वो आंकिक और स्ट्रॉन्ग प्रकार के होते हैं। बेसिक भाषा का विकास जो हुआ था वो 1964 में प्रोफेसर जॉन केमेनी तथा थॉमस कुर्टज के द्वारा किया गया था। बेसिक भाषा का प्रयोग जो वो गणितीय और व्यावसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे बेसिक भाषा का जो प्रयोग होता है, यानी बेसिक लैंग्वेज का जो प्रयोग होता है वो गणितीय और व्यावसायिक दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बेसिक का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्विक बेसिक तथा विजुअल बेसिक, ये दोनों जो वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा था। तो याद रखेंगे क्विक बेसिक और विजुअल बेसिक, ये दोनों का जो विकसित किया गया था वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, है ना। ये ओपीपी भाषा है। ओपीपी मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो वो किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी माइक्रो कंप्यूटर। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर जो माइक्रो श्रेणी के कंप्यूटर हैं। पीसी का विकास 1981 ईस्वी में हुआ था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 यानी 8088 का प्रयोग जो वो किया गया था, है ना, 8088। पीसी का उपयोग जो वो घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण के लिए, प्रकाशन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PCAT भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जितने भी, है ना, वर्तमान PCAT, है ना, PCAT, वर्तमान समय के जो भी पर्सनल कंप्यूटर हैं वो सभी को PCAT भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगर इसका फुल फॉर्म आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, इसका प्रयोग जो वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग जो वो आरंभ हुआ। उसके पहले क्या था कि ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी में पहला पीढ़ी में तो आपको पता ही है वैक्यूम ट्यूब वगैरह का प्रयोग जो वो उसमें यूज होता था, है ना। दूसरा में ट्रांजिस्टर आता है। तीसरा में इसके जगह पे, ट्रांजिस्टर के जगह पे इंटीग्रेटेड चिप आ गया, है ना, IC चिप आ गया। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि तृतीय पीढ़ी या इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग जो वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में PL1, पास्कल तथा बेसिक आदि का विकास हुआ। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगला सवाल कि माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता किसके पर सेकेंड होती है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकेंड होती है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। IBM कंपनी के द्वारा ही सर्वप्रथम माइक्रो कंप्यूटर का विकास जो वो किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर में 8, 16, 32 या फिर 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है वो है आकार को लेकर के, क्योंकि उस समय का जो कंप्यूटर होता था वो बड़े आकार का होता था, बहुत बड़ा आकार का होता था, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि इतना बड़ा कह सकते हैं कि एक कमरा रूम के जैसा बड़ा हुआ करता था। और भी जैसे जैसे होता है धीरे धीरे उसका जो वो छोटा रूप किया गया। दूसरा और भी दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा दोष था। स्पीड उतना ज़्यादा नहीं था, है ना, उतना आसानी से उपयोग नहीं कर पाते थे लोग। तो ये सारी कठिनाइयाँ थी पहले के समय के कंप्यूटर में। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो सबसे दोष जो माना जाता है वो सबसे बड़ा है बड़ा आकार उसका।
है ना। तो बड़ा आकार जो था उसका सबसे बड़ा दिक्कत था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कई सारे और भी दोष देखने को मिलते हैं। क्या? यह कंप्यूटर बहुत नाजुक और कम विश्वसनीय था। आज के कंप्यूटर के तुलना में पहले के जो कंप्यूटर थे वो बहुत नाजुक और कम विश्वसनीय हुआ करता था। यह कंप्यूटर जो वो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो बहुत गर्मी का उत्सर्जन करता था, यानी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, है ना। और कंप्यूटर को चलाने के लिए एयर कंडीशनर का जो वो उपयोग करना आवश्यक था। इसका आकार एक कमरे के बराबर उस समय जो वो हुआ करता था। यही कारण है कि उस समय की कुछ विसंगतियों को देखा जा सकता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80386, है ना। 80386 जो वो सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। पेंटियम को पेंटियम 1 P5 या कभी कभी इंटेल 80586 के रूप में भी जाना जाता है। 80586 दरअसल यह इंटेल माइक्रो प्रोसेसर की 5वीं पीढ़ी थी, है ना। तो यह भी सवाल जो वो यहाँ से पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जो वो किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। किसके द्वारा? जोसेफ मेरी के द्वारा सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे पंच कार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना कि पंच कार्ड का आविष्कार हार्मन हॉलरिथ ने किया था। हार्मन हॉलरिथ, कई बार सवाल यहाँ से पूछा भी गया है परीक्षा में। 1837 ईस्वी में दरअसल पंच कार्ड को अन्य डिफरेंट पैटर्न के साथ में चार्ल्स बेबेज के बनाए गए एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। 1837 ईस्वी में अगर पूछ ले कि पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो हार्मन हॉलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था और सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो वो किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो देखने को मिलता है वो वॉन न्यूमैन का है। एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में लैपटॉप का विकास किया गया। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि 1981 ईस्वी में किसके द्वारा लैपटॉप का विकास किया गया? तो एडम ऑसबर्न के द्वारा। जबकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान है वो किसका देखने को मिलता है? तो वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान मिलता है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास एल ट्यूरिंग ने किया था। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो एल ट्यूरिंग के द्वारा सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किया गया था। तो इसके अनुसार से यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी चार्ल्स बेबेज इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। जबकि हार्मन हॉलरिथ, इसके बारे में अभी हमने आपको बता दिया, ये पंच कार्ड का आविष्कार इन्होंने किया था, है ना। ब्लेज पास्कल के बारे में आपको तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसका विकास जेएस किल्वी के द्वारा किया गया है ना। तो जेएस किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जो वो 1958 ईस्वी में किया था। तो हो सकता है कि आपसे ईस्वी भी पूछ ले, क्या गारंटी है? कोई भी गारंटी नहीं है, परीक्षा में कहीं से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सर्वप्रथम याद रखेंगे जेएस किल्वी के द्वारा किया गया था। जेएस किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जो वो 1958 ईस्वी में किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट के चिप अर्धचालक पदार्थ यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर
अगर बात करें कि चुंबकीय डिस्क पर जो वो किस पदार्थ की परत होती है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की जो वो परत होती है। मैग्नेटिक टेप में एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय परत जो वो आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत जो वो चढ़ी रहती है। मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता डाटा रिकॉर्ड करने व घनत्व तथा टेप की लंबाई का गुणनफल होता है। भंडारण क्षमता अगर बात करें तो डाटा का जितना घनत्व होता है और टेप की लंबाई जो होता है वही उसका भंडारण क्षमता निकल करके आता है। तो इसका याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपको तो पता ही है, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, है ना। अगर बात करें सुपर कंप्यूटर की, जब सुपर कंप्यूटर की बात आई है तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें। सेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। सेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर को ही सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल इसमें क्या है कि सबसे बड़ा चीज होता है कि इसका प्रोसेसिंग जो पावर होता है वो काफी तेजी से होता है ना, काफी तेज होता है। दूसरा क्या है कि विशाल भंडारण क्षमता, यानी इसमें स्टोरेज का जो कैपेसिटी होता है वो काफी लार्ज अमाउंट में होता है, यानी काफी बड़ा होता है ना। यही वजह है कि सुपर कंप्यूटर हमारे लिए जो वो महत्वपूर्ण अभी के समय में हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना, यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जो वो सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की जाती है। तो कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया कि सुपर कंप्यूटर की गणना किसके आधार पर किया जाता है, तो फ्लॉप्स में किया जाता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में उसका जो वो गणना किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि भारतीय सुपर परम 10,000 का उदय किस सन में हुआ। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000, है ना, परम 10,000 का उदय 1998 ईस्वी में हुआ। अनुपम सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क के द्वारा 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था, जबकि परम युवा सुपर कंप्यूटर 2008 में पेश किया गया था। परम पद्म सुपर कंप्यूटर ये 2003 में पेश किया गया था, जबकि परम युवा 2 का अनावरण 2013 में किया गया था। तो कुछ ये सुपर कंप्यूटर के नाम भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कंप्यूटर का विकास कब हुआ और इसमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर है, कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, ऐसे सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो नाम भी आपको याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 3G क्या है। तो दरअसल यह 3G जो है वो क्या है, तो यह एक कह सकते हैं कि अगर बात करें कि ये क्या है ना, 3G जो है वो मोबाइल की तीसरी पीढ़ी है। क्या है, यह मोबाइल की तीसरी पीढ़ी है 3G। अब यहाँ पे 0G यानी रेडियो फोन या टैक्सी फोन आदि का उपयोग को जो वो केवल बेसिक वॉयलेबल संचार के लिए किया गया था। यह तकनीक जो वो सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में फिनलैंड में इस्तेमाल की गई थी, जबकि 1G यानी प्रथम पीढ़ी के तार रहित टेलीफोन प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है, जबकि 2G द्वितीय पीढ़ी के को जो वो संदर्भित करता है। यह मजबूत डिजिटल सिग्नल पर कार्य करते हैं, जबकि 2.5G आया, फिर 2.7G, फिर उसके बाद 3G आता है ना। 3G में अगर हम बात करें तो 3G तकनीक जो वो तृतीय पीढ़ी को संदर्भित करती है। इसे आमतौर पर स्मार्टफोन भी कहा जाता है ना। 3G और 4G ये आपको दोनों चीज़ें आपको पता ही होगा कि 3G और 4G के मध्य में कुछ और विकसित पीढ़ियां भी मानी जाती है, जैसे 3.5G, 3.75G, उसके बाद 4G आया जो कि LTE आपने कई बार देखा होगा, LTE लिखा हुआ। कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि LTE का फुल फॉर्म क्या है, तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन प्लस HSPA, एक और नाम आपने सुना होगा HSPA, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस प्लस एक और आपने सुना होगा वोल्ट, है ना, वोल्ट आपने सुना होगा। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे इसका भी फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन आदि की मैजिक जो वो भी कहा जाता है 4G को। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है 3G 4G 5G, यहाँ से ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम जो वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पुणे। पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सुपर कंप्यूटर परम जो वो पुणे में स्थित है। परम सिवाय सुपर कंप्यूटर को IIT BHU में स्थापित किया गया है, जबकि प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है। एक और आपको याद रखना है कि विजय पांडुरंग भटकर को जो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो विजय पांडुरंग भटकर, है ना। नहीं कुछ याद है तो कम से कम विजय भटकर जरूर आप याद रखेंगे, है ना। विजय भटकर ये नाम जरूर आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। तो पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। कैनबैक 1 जो कि 1971 में लॉन्च किया गया पहला जो वो पर्सनल कंप्यूटर था, जबकि प्रथम IBM PC में इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी जो वो दर्शाता है। तो कंप्यूटर में जो वो रैम मेमोरी दर्शाता है। कौन सा, रैम मेमोरी दर्शाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक और पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है, जबकि USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है। असेंबली भाषा जो वो कंप्यूटर के किस पीढ़ी की देन मानी जाती है। तो असेंबली भाषा जो वो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की देन है ना। असेंबली भाषा जो वो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की देन है। असेंबली भाषा का आविष्कार डॉक्टर ग्रेस हॉफर के द्वारा 1952 ईस्वी में किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको पता होगा कि उस समय वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ENIAC और यूनिवैक तथा IBM के मार्क 1 जो वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण के स्वरूप में देखने को मिलता है। तो असेंबली भाषा कंप्यूटर के किस पीढ़ी की देन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की देन है। अगला सवाल है कि अरिथमोमीटर का आविष्कार जो वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो चार्ल्स जेवियर, थॉमस डी कोलमार, है ना, इन्हीं के द्वारा। और ऑरिथमोमीटर का आविष्कार जो वो चार्ल्स जेवियर, थॉमस डी कोलमार के द्वारा किया गया था। ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति यानी मेमोरी इकाई में संग्रहित करती है, संरचना पर आधारित होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। वॉन न्यूमैन संरचना पर आधारित होती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर जो वो पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो वो पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में जो वो नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो वो आधारित है वो किस पर आधारित है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि ट्रांजिस्टर पर जो वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित है। पहला जो था वो था वैक्यूम ट्यूब, है ना, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर किस पर आधारित है, तो वो माना जाता है ट्रांजिस्टर, द्वितीय पीढ़ी के ट्रांजिस्टर पर। और पहला जो वो वैक्यूम ट्यूब पर। तीसरा आदि से तो आगे तो पता ही होगा, IC चिप वगैरह का प्रयोग जो वो होने लगा तीसरा पीढ़ी से। चौथी पीढ़ी में कुछ आता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार जो वो क्या है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका, यानी वैक्यूम ट्यूब आधारित जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब आधारित इसका सही आंसर हो जाएगा। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो वो IBM 370 जो वो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। आउटपुट देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो आउटपुट देखने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं मॉनिटर, है ना। तो मॉनिटर को जो वो आउटपुट देखने के लिए इसका उपयोग जो वो करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किसके रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जो वो किसके रूप में स्टोर किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा के आधार पर जो वो इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुना, भागा तथा तुलनात्मक कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU। ALU इसका नाम आपको याद रखनी है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सवाल यहाँ से जरूर बनते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि ENIAC क्या है? ENIAC क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ENIAC। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख जो मेमोरी होती हैं वो किसके समन्वय से? तो CPU के समन्वय से जो वो कार्य करती है। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है? जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ जो वो होता है वो क्या होता है? तो याद रखेंगे डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, या तो फिर डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मॉडेम। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रोम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर बढ़ाया एवं घटाया जा सकता है। तो याद रखेंगे टर्बो स्विच इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह जो वो किसका निरूपण करता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो हो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? तो उस फ्रांसीसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ जैकवार्ड। जोसेफ जैकवार्ड के द्वारा यह काम जो वो किया गया। वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगोरियन, है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इलेक्ट्रिकल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी इलेक्ट्रिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन पीसी की व्याख्या करता है? इनमें से कौन पीसी की व्याख्या करता है?
तो इसका याद रखेंगे, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता से वृद्धि कर सके, और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, इनमें से पीसी की व्याख्याता जो वो ये सभी चीज़ें करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो वो कब बना था? याद रखिएगा 1976 ईस्वी में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो वो बना हुआ था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से कौन सा होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर जो वो सबसे तेज चलने वाली कंप्यूटर है। परम एक सुपर कंप्यूटर है, परम एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत द्वारा निर्मित, भारत द्वारा निर्मित इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार जो वो नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्टिकल कंप्यूटर, है ना। ऑप्टिकल कंप्यूटर जो वो आकार के आधार पर कंप्यूटर का यह एक प्रकार नहीं है। अगला सवाल है कि अंकीय कंप्यूटर किसकी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? कितनी गणनाएं, है ना। तो अंकीय कंप्यूटर जो होता है, अंकीय कंप्यूटर जो होता है वो करोड़ों गणनाएं, है ना, करोड़ों करोड़ गणनाएं प्रति सेकंड जो वो कर सकता है। अगला सवाल है कि सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5 लाख, है ना, 5 लाख संक्रियाएं जो वो समाहित होती है। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है। तो माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एटॉमिक कंप्यूटर। एटॉमिक कंप्यूटर जो वो माइक्रो कंप्यूटर में जो वो नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जो भी डाटा फील्ड यानी फीड किया जाता है उस कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्क्रीन। क्या कहलाती है? वह स्क्रीन जो वो कहलाती है। पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था, पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल 2। एप्पल 2 जो है वो उस समय का, है ना, उस समय का पहला व्यापारिक डेस्कटॉप जो वो कंप्यूटर था, तो जिसको जो वो भेजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल 2, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज यानी वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों को कलेक्शन होल्ड करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सर्वर। सर्वर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? उसे हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में बम का तात्पर्य है। तो कंप्यूटर की भाषा में बम का जो तात्पर्य है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रोपित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑपरेटर के द्वारा गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वीडियो। वीडियो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। आउटपुट क्या है? आउटपुट जो वो क्या होता है? तो आउटपुट वह जो प्रोसेसर जो वो यूजर को दे। तो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट जो वो वह चीज़ है जो प्रोसेसर जो वो यूजर को दे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु जिसे सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है?
कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के लिए, है ना, निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी डिजिटल कॉमकॉर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है। तो किस मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर उनके द्वारा केवल पढ़ी जो वो जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है। कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ जो वो कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास जो वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में इसका जो वो कंप्यूटर का विकास हुआ। तो एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस वर्ष होता है। तो इसका सही आंसर हमने बता दिया 1977 ईस्वी में इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर करता है। डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर जो वो करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो वो गणना और प्रोग्राम में जो वो अंतर करता है। तो डाटा और प्रोग्राम इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि माइक्रो प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जब डाटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रैम। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विशेष कार्य या तो फिर कार्ड। विशेष कार्य कार्ड इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूटिंग। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसबी। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से, है ना, यूआरएल एक दिया हुआ है, कहता है कि इनमें से कौन सा घटक वेब पेज के साथ में की पहचान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा login.php। इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। इनमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो बता दें कि पीडीए जो वो एक। बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं। 2007 में टाटा समूह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, उस सुपर कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि टाटा अभी जो वो चर्चा में है, इसलिए यहाँ से भी सवाल जो वो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एका। एका जो वो 2007 में टाटा समूह के द्वारा इसका निर्माण जो वो, या कह सकते हैं इसका जो वो किया गया था, है ना। 2007 में टाटा समूह द्वारा ही निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम जो वो किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा एका। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। ये सभी जो वो किसके विभिन्न प्रकार हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो कंप्यूटर के ही डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। तो ये सभी जो वो माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ब्लैंकेन बेकर, है ना। जॉन ब्लैंकेन बेकर ने ही घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन जो वो इसने तैयार किया था। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एप्पल इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो वो क्या है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आईसी का अर्थ क्या है। आईसी का अर्थ है, तो आईसी का अर्थ आपको पता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है।
तो बता दें कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। जनरल पर्पस एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषतः डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसे जो वो कहा जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ALU, है ना। ALU इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा नहीं होता तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है ना। इनमें से क्या नहीं हो जिससे कंप्यूटर बूट जो वो नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो ना ही तो कंप्यूटर बूट जो वो नहीं कर सकता है इसके बिना। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आपने अच्छे से पहले से पढ़ रखा होगा। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। CU का पूरा नाम क्या है? तो CU का पूरा नाम, इनके बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर ऑन ए चिप, है ना। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप का भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड है? किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो होता है वो प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड होता है, मेन मेमोरी। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, जोड़ घटाव गुना और भाग होता है ना। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो वो जोड़ घटाव गुना भाग होता है। अगला सवाल है कि इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण जो वो किया जाता है? इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण जो वो किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, है ना। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल द्वारा ही तैयार किया जाता है, जो कि कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो माना जाता है वो CPU को माना जाता है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को जो वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि सेविंग यह किसकी प्रक्रिया है? तो सेविंग बता दें कि यह जो है वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। तो सेविंग जो है वो यह मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की ही एक प्रक्रिया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कॉलम, है ना, कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाता है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फिर से एक बार सवाल हम पढ़ लेते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था। तो कंप्यूटर का जो बुनियादी संरचना है ना, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का जो वो शुरुआत जो या विकास जो किया था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा यानी सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर अभी के हिसाब से देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? इनमें से कौन सा जो वो सबसे तेज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी यानी रजिस्टर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया। तो याद रखेंगे बेल प्रयोगशाला में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो बनाया गया। सिस्टम के किसमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, है ना। सिस्टम के किसके अंतर्गत या किसमें जो वो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो वो शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सॉफ्टवेयर में इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी प्रोग्राम को डिकोड करना। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का जो कार्य होता है वो होता है प्रोग्राम को डिकोड करना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह किसका एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किसका एक उदाहरण है। तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो वो यह क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर जो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया। बेबी नाम जो वो किस कंप्यूटर को दिया गया, इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जल्द ही हम लोग जो वो थर्ड प्रैक्टिस सेट यानी थर्ड पार्ट जो वो लेकर के हम जल्द ही आपके बीच में आने वाले हैं। और इसी प्रकार से 100 क्वेश्चंस को हम लोगों ने टोटल 1000 प्रश्नों का यह सीरीज है और 1000 प्रश्नों को हम लोग 10 वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में एक आपको कंप्लीट जो वो 10,000 प्लस प्रश्नों का एक मैराथन सेशन भी आपसे करवाया जाएगा, है ना। तो एक मैराथन क्लास भी आगे आपका इसका आयोजन होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।